हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ सभी के सभी डिस्कस किए थे। मौर्य साम्राज्य में जो मगध राज्य था उसका उत्कर्ष कैसे हुआ था, फिर आगे मैंने बताया आपको मौर्य साम्राज्य कैसे कैसे आया, कौन इसके संस्थापक थे, सेल्यूकस निकेटर कौन था, चंद्रगुप्त कौन था, सेंड्रोकट्स किसे कहा गया, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक और इन सभी चीज़ों के, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। अशोक के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कब उसने कलिंग का युद्ध किया था, कितने वर्षों बाद किया था। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं अगर आपको याद हैं तो प्लीज़ कम से कम 5 से 10 पॉइंट आप हमें ज़रूर लिखकर कमेंट में बताइए कि लास्ट वीडियो में आपने क्या क्या समझा और क्या क्या देखा। आज हम देखते हैं कि अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं, उनमें वर्णित कुछ कुछ विषय भी हैं। तो पहला शिलालेख क्या कहता है, इसमें हमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख जो है वो कहता है कि मनुष्य या पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का इसमें उल्लेख मिलता है। जो महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तीसरा कहता है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा है इसमें मेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। धम्म घोष जो बाद में माना गया था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन अशोक का ये कहना था कि धम्म उनका एक अलग ही तरीके का है। पांचवा अगर देखा जाए इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ये महत्वपूर्ण है। पांचवा ये पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में या किस शिलालेख में हमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नौवां इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। 10वां है इसमें अशोक ने 10वें में क्या गया, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचे। 11वां कहता है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। जो 11वां है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जाता है कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है, तो ये की गई है 11वें में। 12वें में कहा गया इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात भी कही गई है। 13वां अगर आप देखें काफी महत्वपूर्ण है और इसमें देखना क्या क्या चीजें हैं। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन की बात कही गई। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग युद्ध किया था और अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद ये काम इन्होंने किया था। जीत तो गए थे, तोसली पर अधिकार भी कर लिया था, लेकिन इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, जहां उसे धर्म प्रचारक भेजे। 14वां अगर देखते हैं, 14वां क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या कितनी है? स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया था। तो पहला आपको पॉइंट क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख। दूसरा है दिल्ली का टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। कहां से? टोपरा से दिल्ली। दिल्ली मेरठ में देखेंगे, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। आगे देखिए रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लयान ने की थी। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है और लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ये तीनों स्तंभ जो पहले वाले मैंने आपको बताया, ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी भी देख लेते हैं। उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, पूछा जाता है। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी, बहुत महत्वपूर्ण। कलिंग की राजधानी तोसली, मैंने अभी बताया। इसके बाद ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। दक्षिणापथ सुरवारगिरी और प्राची की पाटलिपुत्र। तो ये सारी की सारी इसमें आपके लिए तक्षशिला महत्वपूर्ण है, उज्जैनी और तोसली, कम से कम ये 3 तो आपको याद रखनी ही है। अगला देखते हैं अशोक का जो अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, उसको क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख उसे कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मनदेही है। रुम्मनदेही के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था।
और लुम्बिनी ग्राम का अधिकार जो धार्मिक कर था उसे बलि भी पूछा जाता है, बलि क्या है, तो बलि एक तरीके का धार्मिक कर था, इसे माफ कर दिया गया था। महास्थान बांग्लादेश से प्रांत शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्यों द्वारा राहत कार्य के लिए जो दिए जाते थे राहत काल, उनका भी विवरण इसमें दिया गया है। किसमें दिया गया है? शाहगौरा से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उससे। पृथक शिलालेख में यह घोषणा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जो पहला शिलालेख उसमें यही कहा गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, तब उसके बाद इन्हें बनाया जाता था। उपदा परीक्षण इसे कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि बस जो किसी ने कह दिया या खुद को ठीक लगे वो बना लिया, तो काफी इनका परीक्षण होता था। सम्राट की सहायता के लिए एक पूरी मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। आप एक चीज समझिए, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में समझें या चाहे पिछले के में, जब राजा हुआ करता था, राजा तो केवल एक ही था ना। अब राजा जो प्रजा ये है, तो प्रजा के काम कराने के लिए इसके पास क्या हुआ करती थी? इसके पास पूरी की पूरी मंत्री परिषद। अब उसे शब्द आप कुछ भी दे दीजिए, मंत्री परिषद दे दीजिए या फिर सेना नायक नियुक्त कर दीजिए, तो ये सभी के सभी क्या करते थे? जनता के जो काम होते थे उनका ध्यान रखते थे और उसके हिसाब से टैक्स वसूलना, ये सारी चीज़ें। देखिए सिचुएशन जो आज है वही पहले भी हुआ करती थी, बस नाम और तरीके अलग थे। अब लोकतंत्र है, अब सारी चीज़ें बदलती चली गई धीमे धीमे, अब चुनाव होने लगे। उस समय पर लोग अपने बलपूर्वक जो विजिट कर लेते थे उस हिसाब से चीजें हुआ करती थी। तो अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में जो लेख मिलता है जिसे क्या कहा गया है? इसे महापात्र कहा गया है। क्या कहा गया? महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। महामात्र कितने थे? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूसों को भी कहा गया है। चर किसको कहा गया है? जासूसों को। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। कितने प्रांत थे? 5 थे। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। प्रांतों के शासक कुमार या आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। तो इनमें एक चीज अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या है। देखिए अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ है। अब कौन कौन से हैं? मंत्री जैसे प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। जो पुरोहित, आपको लग रहा होगा पूजा पाठ वाला है, पर नहीं, ये पूजा पाठ आपको धर्म से समझ में आएगा और दान विभाग, ऐसे आप सोच सकते हैं। सेनापति जो था सैन्य विभाग से संबंधित था। युवराज जो था वो तो राजपुत्र ही होगा। दावागिरी राजकीय द्वार का रक्षक होता था। तो कुछ कुछ जैसे चीजें आप समझेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। युवराज का मतलब ही राजपुत्र हो गया। द्वारिक का मतलब क्या है? जो दरबार पर, मतलब राजकीय द्वार का रक्षक होता था। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, समाहर्ता आय का संग्रह करता था। ये जो भी आय होती थी उसका संग्रह करता था। सन्निधाता जो होता था वो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। इसके पास राजकीय कोषाध्यक्ष की सारी परमिशन, सारी चीजें रहती थी। प्रशासता था कारागार का अध्यक्ष। जो लोग उसमें हैं, कारागार में हैं, उनको ये देखरेख करता था। प्रादेशिक क्या होता था? कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल, क्या आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे महापौर ये सब होते तो आप नगर से उसको हल्का फुल्का रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब प्रांतों का विभाजन, अब इसमें ये और देख लेते हैं कि प्रांतों का विभाजन और जो विषय थे उसमें किया गया था। विषयपति के अधीन होते थे ये। प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो क्या थी? ग्राम थी, जिसको ग्रामी कहा जाता था। प्रशासन में सबसे छोटा गोप था और 10 ग्रामों का शासन यह संभालता था। और इसमें क्या है? मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसको देखने से पहले जरा ये और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। नानक जो नायक होता था वो क्या करता था? नगर रक्षा का उपाध्यक्ष था। और क्रांतिकर जो उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्री परिषद जो था वो अध्यक्ष था, ये इंपॉर्टेंट है। दंडपाल तो आपको समझ में ही आ रहा है कि सेना का सामान एकत्रित करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करने वाला और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था। इसमें जो जो महत्वपूर्ण है सिर्फ आपको यही याद रखने, सारे याद रखे भी नहीं जा सकते और होंगे भी नहीं। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो लोग नहीं देते थे उसको क्या करते थे? मृत्यु दंड देते थे। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी
होता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। बहुत बड़ी सेना थी इनके पास। जस्टिन नामक यूनानी लेखक जो था उसने चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज जो चंद्रगुप्त के पास थी इससे सारे भारत को उसने रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से बचा लिया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। भाई वो हारा है तो वो तो जाहिर सी बातें कहे गई। अब प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य में देख लेते हैं। समितियां और कार्य। प्रथम जो समिति थी वो क्या थी? उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण करती थी। दूसरी थी विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी थी वो जन्म मरण का विवरण रखना। चौथी थी वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। और पांचवी करती थी निर्मित वस्तुओं की विक्रय का निरीक्षण। और छठवीं जो थी बिक्री कर को वसूलना। तो ये समितियां भी आपको देखनी है और इनको याद रखना है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक। अब देखते हैं कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां किया करती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्यचर नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्तचर जो होता था उसको गूढ़ कहा जाता है। चर किसे कहा गया था? चर जासूस को कहा गया है। यह एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर की संस्था कहा जाता था। अब क्या है इसमें? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जा सकता था। भैया वो इंफॉर्मेशन लाता था वहाँ से, ठीक है ना। और अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या? राजुक। ये शब्द आपको इसलिए याद रखने हैं, ये जो वर्ड्स हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीता भूमि के बारे में पूछा गया। एक सरकारी भूमि होती थी, इसे सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मात्रक भी कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के मापने के लिए प्रयोग होता था। मैगस्थनीज ने भारत समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। ये पूछा जाता है कि मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज था उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 7 वर्गों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण एवं सभासद, ये 7 इन्होंने भागों में बांटा है। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ये भी पूछा जाता है रूपा जीवा के बारे में। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य प्रशासन 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा ही हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। इसकी हत्या एवं इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंगु ने की थी और इसके बाद इसने शुंग वंश की नींव को डाला था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। जितने भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अशोक से संबंधित या जो समितियां आपके साथ डिस्कस करी हैं, ये सभी की सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता जाए मेरे अकॉर्डिंग और आपके खुद के अकॉर्डिंग उनको जरूर कहीं पर नोट्स बनाते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।